ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस, साथ में हम देखेंगे एम्पियर और 1 ओम की डेफिनेशन। और जैसा कि हमने पहले ही डिसाइड किया था कि आज हम सीखने वाले हैं रजिस्टर्स के बारे में, रजिस्टर, रेजिस्टेंस और इनसे जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। दिस इज शीतल व्यास एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल लर्निंग विद शीतल व्यास। फ्रेंड्स, हमने पिछली बार सीखा था कि ओम्स का जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग I इज प्रोपोर्शनल टू V। I जो है वो V यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है तो करंट की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था V इज इक्वल टू I इंटू R। और यहाँ पे R जो था वो था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। आज हम इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इसी डेफिनेशन से हम एम्पियर की डेफिनेशन कैसे निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से एम्पियर की डेफिनेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस फॉर्मूले की बात करते हैं। V इज इक्वल टू आई आर से आई कैन राइट I इज इक्वल टू V अपॉन R। जस्ट टू फाइंड आउट द डेफिनेशन, हमें इन सबकी एसआई यूनिट मालूम है। I की एम्पियर, V की वोल्ट और R की ओम। इन सभी की यूनिट वैल्यू लिखने पर हम कह सकते हैं दैट 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 ओम। आई होप इट इज क्लियर। कुछ भी नहीं किया मैंने इसमें I इज इक्वल टू V अपॉन R, जो कि मुझे ओम्स लॉ से मिला था। I इज इक्वल टू V, R को मैंने थोड़ा सा चेंज किया और इसमें I की वैल्यू फाइंड आउट की। I इज इक्वल टू V अपॉन R और फिर मैंने इसमें इनकी यूनिट वैल्यू डाल दी। I 1 एम्पियर, V 1 वोल्ट एंड R रेजिस्टेंस 1 ओम। अब हम इसी को देखते हुए इसकी एम्पियर की डेफिनेशन फाइंड आउट करते हैं। अगर किसी वायर में, अगर किसी कंडक्टर में जिसका की रेजिस्टेंस 1 ओम है और उसके दोनों टर्मिनल पे 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, तो उस वायर में या उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट का मैग्नीट्यूड 1 एम्पियर होगा। अगेन हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं। किसी भी कंडक्टर में बहने वाले करंट का मैग्नीट्यूड या फ्लो करने वाले करंट का मैग्नीट्यूड तब 1 एम्पियर होगा जबकि उसका रेजिस्टेंस 1 ओम हो और उस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो सेट वोल्ट हो, यानी जो सेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, वो 1 वोल्ट हो। तो इस तरह से हम एम्पियर की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो वी कैन से दैट इट इज said to be 1 ampere current flowing in a conductor of 1 ohm resistance when the electric potential across the terminals is 1 volt. Let me read it again. It is said to be 1 ampere current flowing in a conductor of 1 ohm resistance when the electric potential across the terminals is 1 volt. This is the definition of 1 ampere and you can write in this way also that अगर किसी कंडक्टर में, अगर किसी 1 ओम रेजिस्टेंस के कंडक्टर के टर्मिनल्स पे 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है तो उसमें फ्लो करने वाले करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 एम्पियर होगा। आई होप ये डेफिनेशन यहाँ क्लियर है और इस डेफिनेशन के थ्रू हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज दैट कि जब हम कहते हैं कि ओम्स लॉ जो है वो रिलेशन बताता है करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, यहाँ पर हमें ये सोचना है कि क्या ये एक ऐसा लॉ है जो यूनिवर्सल है, क्या ये लॉ हमें हर कंडीशन में इस लॉ के सही होने की, ट्रू होने की बात भी कहता है। लेट अस राइट डाउन फर्स्ट। The first and main thing is I is proportional to V. Now think about this. क्या ये जो लॉ है, इस लॉ के थ्रू या इस फॉर्मूले के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैंने फिजिकल कंडीशन बदल दी,
अगर मैंने उस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन बदल दी, टेम्परेचर, प्रेशर या अदर जो उसकी जो कंडीशंस है उनको मैंने चेंज कर दिया, तो क्या ये लॉ वैलिड होगा? यहाँ पर हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं कि जब भी कभी करंट फ्लो करता है तब हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। पहले ओवरव्यू में भी हमने देखा था कि जब भी कभी किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो एनर्जी का कुछ पार्ट अप्लायंस को रन करने में चला जाता है और कुछ पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट में। तो जब हीट प्रोड्यूस होती है तब हमने देखा था कि हीट भी जो किस पे डिपेंड कर रही थी, करंट पे डिपेंड कर रही थी, हीट रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही थी, और हीट डिपेंड करती है वोल्टेज पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ये पता है कि हीट की वजह से करंट पे फर्क पड़ेगा। तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो लॉ है, ओम्स लॉ, वो हमें इस बारे में कुछ नहीं बताता। उसने अपना मुंह एकदम बंद कर रखा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, फिजिकल कंडीशन चेंज होगी तो क्या होगा। फिर दूसरी एक और बात है, आप कोई ऐसी आइडियल सिचुएशन तो सोच ही नहीं सकते जहां पर करंट जब फ्लो करे तो हीट प्रोड्यूस ना हो या कोई भी फिजिकल स्टेट ना बदले। ऐसा नहीं हो सकता। अवर एनवायरनमेंट इज एवर चेंजिंग, कोई ना कोई चेंज उसमें आता रहेगा। जब भी कभी आप कोई सर्किट बनाएंगे तो सर्किट में जो भी आसपास की, जो उसके अराउंड जितनी भी फिजिकल कंडीशंस हैं वो चेंज होती रहेंगी। टेम्परेचर में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता रहेगा, करंट की वजह से भी हो सकता है, नेचर की वजह से भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात, टेम्परेचर के साथ साथ जो चेंजेस आएंगे करंट में, उसके बारे में ये लॉ एकदम साइलेंट है। दूसरी बात कि ये लॉ यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं होती जबकि करंट फ्लो करे और हीट जनरेट ना हो। तो ये थी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब होता है कुछ ऐसी सिचुएशन जहां पर कि ये लॉ काम नहीं करेगा। तो ओम्स लॉ की जो लिमिटेशंस थी हम उन्हीं की बात कर रहे थे, ये ओम्स लॉ की लिमिटेशंस थी। तो फर्स्ट जो लिमिटेशन हमने देखी या पढ़ी वो कौन सी थी कि ये हीट या टेम्परेचर के इंक्रीज के बारे में कुछ भी नहीं बोलता। ये जो लॉ है वो नहीं बताता कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए या कोई फिजिकल कंडीशन बदल जाए तो I इज प्रोपोर्शनल टू V, इस फॉर्मूले पे क्या फर्क पड़ेगा, इस इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसलिए ये जो लॉ है यहाँ पर ट्रू नहीं होता। सेकेंड चीज हमने पढ़ी थी दैट इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ का क्या मतलब कि कोई भी ऐसी आइडियल सिचुएशन नहीं होती जबकि करंट फ्लो करे और हीट जनरेट ना हो। हीट जनरेट होने को आप और मैं प्रैक्टिकली महसूस कर सकते हैं, जैसे कि जब हम चार्जर लगाते हैं तो उसका अडॉप्टर जो है वो गर्म हो जाता है, बल्ब जलता है तो बल्ब का जो बाहर का कांच होता है वो गर्म हो जाता है। जब आप माइक्रोवेव, इंडक्शन ये सब यूज करते हैं उसमें हीट प्रोड्यूस होती है तभी खाना बनता है। ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो that's why these two are the limitations of Ohm's law. Here we are just changing the topic now because it is now finished. अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक था, that is resistance. रेजिस्टेंस को पहले हम समझेंगे डिक्शनरी वर्ड के थ्रू। रेजिस्टेंस जो कि एक सिंपल इंग्लिश वर्ड है, इसका पहले डिक्शनरी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। रुकावट मतलब किसी भी चीज को रोकने की कोशिश करना या किसी भी चीज के फ्री फ्लो में के रास्ते में जब कोई हर्डल आ जाता है, यानी कोई चीज सीधी चली जा रही है और उसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, उसके रास्ते में कोई हर्डल या ऑब्स्टिकल आ जाए, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस आप एक नॉर्मल बात से भी समझ सकते हैं कि जब हम कभी किसी रोड पे जा रहे हो और रोड एकदम खाली हो तब आपकी गाड़ी की स्पीड अच्छी होगी, यू कैन जस्ट गो इन अ हाई स्पीड, आप तेजी से जा सकते हैं। लेकिन जब रास्ते में बहुत सारे व्हीकल्स हो, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, तब आपको अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखना होता है। तो ये जो ट्रैफिक है ये आपको रोकने के साथ साथ आपकी स्पीड को कंट्रोल भी करता है। अगर ये ट्रैफिक ना हो तो आप बहुत हाई स्पीड से जाएंगे, एक्सीडेंट होने का डर रहेगा। लेकिन जब ये ट्रैफिक होता है तब आप क्या करते हैं, ब्रेक पे हाथ रखते हैं, उस पर कंट्रोल रखते हैं और अपनी स्पीड को रेगुलेट करते हैं। ठीक ऐसा ही हमारे रेजिस्टेंस भाई साहब भी करंट के फ्लो में करने वाले हैं। तो कैसे होता है ये देखते हैं। आप एक बार फिर से याद कीजिए जब हमने पढ़ा था दैट द फ्लो ऑफ चार्ज। जब हमने फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ा था दैट टाइम आई टोल्ड यू लाइक दिस ओनली कि इस तरह से कंडक्टर के अंदर कुछ एटम्स हैं
और इन एटम्स के, क्योंकि इनमें फ्री फ्लो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल के जो एटम्स होते हैं उनके आउटर शेल के जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली फ्लो करते हैं, और इसीलिए हम फ्लो ऑफ चार्ज की बात करते हैं। और ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वही करंट है। तो जस्ट रिमेंबर दैट कि जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली फ्लो कर रहा है वो इनके इंटर एटॉमिक स्पेस में फ्लो करता है, और इनके इंटर एटॉमिक स्पेस में जब वो फ्लो करता है तब उसका कोलिजन होने का चांसेस रहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिजन? कोलिजन का मतलब टक्कर हो जाने का चांसेस रहता है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो, वो एक ट्रैफिक है, इतने सारे व्हीकल्स चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट या हर्डल डालने के लिए। कौन कौन से हैं? एटम के, मटेरियल के या मेटल के खुद के एटम्स, ये जो इसके एटम है जिनके इंटर एटॉमिक स्पेस में ये घूम रहा है, जिसने इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है। फिर हो सकता है कि इस कंडक्टर के अंदर, इस मेटल के अंदर दूसरा कोई फॉरेन एलिमेंट हो। कई बार हम दो जो मेटल होते हैं उनको मिलाकर एलॉय बनाते हैं, तो हो सकता है ये कोई एलॉय हो, तो उसमें मेन जो मेटल है उसके एटम्स, फॉरेन मेटल के एटम्स और खुद इलेक्ट्रॉन्स। भाई इलेक्ट्रॉन की आंखें तो है नहीं कि वो आराम से देख के चले कि मेरे रास्ते में जो आए मैं उससे बच के निकल जाऊं। आप जब ट्रैफिक में जाएंगे तब आप ध्यान रखेंगे कि सामने आज कोई गाड़ी आ रही हो तो या आप उसको ऐसे टर्न करते हुए आगे की तरफ ओवरटेक कर लेंगे। बट इलेक्ट्रॉन्स के पास तो ऐसी कोई डिवाइस नहीं, आईज उनकी है नहीं, तो डेफिनेटली वो टकराने वाले हैं। तो ये जब टकराते हैं, ये जब कोलिजन करते हैं, और जब आप कोलिजन करते हैं, आप भी जानते हैं, आप अगर कंटिन्यूअसली ऐसे करते हैं तो आपको एक माइनर सी हीट जो है वो आपको महसूस होती है। आप जब सर्दी लगती है, हैंड रब करते हैं, तब आपको कंटिन्यूअसली क्या महसूस होती है? हीट महसूस होती है। ये रबिंग एक्चुअली क्या है? ये विग्रस रबिंग जो आप करते हैं इस तरह से, उससे आप क्या करते हैं? कोलिजन हो रहा है यहाँ पर पाम के, या जो हमारी स्किन है उसके इस एरिया का दूसरे वाले पाम के एरिया के साथ क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। ठीक ऐसा ही कोलिजन इस कंडक्टर में भी कहीं हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल के एटम्स, फॉरेन एटम्स और इलेक्ट्रॉन, जो खुद इलेक्ट्रॉन है उनके साथ, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन करता है। ये कोलिजन ही सबसे बड़ा रीजन है इस रेजिस्टेंस का। ये रेजिस्टेंस या ये कोलिजन इस मेटल की एक नेचुरल टेंडेंसी है। ये ना तो बाहर से इंड्यूस किया है हमने, और न ही किसी चीज को हम अगर अप्लाई करें या हटा लें, या हम ऐसा कुछ सोचें कि कुछ आउटर फोर्स लगाने के बाद ये शुरू होगा। ये इस कंडक्टर की नेचुरल जो है वो टेंडेंसी है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमने इस रेजिस्टेंस को इंड्यूस नहीं किया है, हमने इस रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस नहीं किया है, बल्कि ये रेजिस्टेंस इस मेटल में नेचुरली होता है। अब ये करता क्या है? जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, आप अभी हमने देखा कि अगर खाली रोड पर अगर कोई जा रहा हो अपना व्हीकल लेकर बिना किसी रुकावट के, तो उसकी स्पीड हाई होगी। लेकिन अगर इस तरीके की अगर कोई रोड पे जाए जहां पर बहुत सारे व्हीकल्स हों, तब उस गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, उसे थोड़ा रुक रुक कर चलना होगा, या एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का जो टाइम है वो तो एटलीस्ट कम हो जाएगा। ओके, तो मेन चीज क्या हुई कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में भी कुछ ऐसी ही रुकावट आती है, और जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट आती है तो करंट में रुकावट आती है, करंट के फ्लो में रुकावट आती है। यही रेजिस्टेंस होता है। क्या है रेजिस्टेंस? that this is by the virtue of the metal itself, यानी मेटल के खुद की वजह से होता है, ये मेटल का नेचर है। और ये क्या है? this is the interruption in the flow of current. What is the resistance? Resistance is the natural interruption of the in the flow of the current या in the flow of the charges, और उसी की वजह से रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस होता है। आप सभी जानते हैं रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी SI यूनिट होती है ओम, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ऐसा हमने पढ़ा है कि V जो होता है यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इन दोनों के बीच में, करंट के बीच में जो हमने रिलेशनशिप निकाली थी उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था दैट I इज प्रोपोर्शनल टू V, एंड जब हमने प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया था तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, दैट्स व्हाई V इज इक्वल टू IR। दिस वाज द ओम्स लॉ। अब आप इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किसी भी, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया है हमने, तो किसी, ये कांस्टेंट होना चाहिए, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट होना चाहिए। ये कांस्टेंट होता भी है, ये कांस्टेंट होता है किसी गिवन, एनी गिवन फिजिकल कंडीशन, एनी फिक्स टेम्परेचर एंड एनी वन मेटल के लिए। जैसे सपोज अगर मैं बात करती हूँ इस एक कॉपर वायर की,
ये कॉपर वायर जिसे मैंने Cu1 का नाम दिया है, इसकी जो भी नॉर्मल कंडीशंस हैं उसमें इसका जो रेजिस्टेंस है वो है R1। लेकिन एक दूसरा कॉपर वायर है जो कि Cu2 है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका R1 हो सकता है इसका रेजिस्टेंस R2 हो। ये डिपेंड करता है इसके नेचर पे, और हमने ये भी देखा है कि फिजिकल कंडीशन पे भी इसका डिपेंडेंसी रहती है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि R जो है एक वेरिएबल भी होता है एंड एट द सेम टाइम R जो है वो एक कांस्टेंट भी है। R तब कांस्टेंट है जब फिजिकल कंडीशन ऑलरेडी सेट है। सपोज अगर हम बात करें एक सर्किट की, यहाँ पर मैंने एक सर्किट लिया है और उस सर्किट में मैंने, अब मैं सारी जो जितने भी सिंबल्स हैं वो सब नहीं लगा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो लगा रही हूँ, बट व्हेनेवर यू विल ड्रॉ द सर्किट यू हैव टू अप्लाई ऑल द सिंबल्स। तो अभी मैंने ये एक सर्किट बनाया है और आप देखिए ये सर्किट मैंने जैसे ही ऑन किया तो करंट फ्लो करने लगा, और यहाँ पर ये जो R था ये था मेरा 1 ओम, ये था 1 ओम। अब मैं अगर यहाँ पर वोल्ट यानी कि वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज करती हूँ तो यहाँ पर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हाउ? अगर ये R इज इक्वल टू है 1 ओम, ये चीज आपको याद हो तो जब हमने ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन किया था तब हमने सेम यही चीज देखी थी। और अगर V1 इज इक्वल टू है 2 वोल्ट, अगर V1 है 2 वोल्ट, नाउ इजीली यू कैन फाइंड आउट द फ्लोइंग करंट। I1 कितना हो जाएगा? V1 अपॉन R, क्योंकि मेरा R यहाँ पर फिक्स है इस एक सर्किट के लिए, तो इजीली यू कैन फाइंड इट आउट दैट 2 अपॉन 1, तो कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो करेगा। अब अगर मैं V को बदल दूँ, इफ V2 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको चेंज करके कह देती हूँ V2 इज इक्वल टू, इफ 2 वोल्ट की बजाय अगर मैं उसको 3 वोल्ट कर देती हूँ, देन यू कैन सी दैट I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन R इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 और 3 एम्पियर। तो यही सेट हो गया कि जैसे जैसे वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड बढ़ती है वैसे वैसे ही क्या बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही करंट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। अब कोई दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पर इस केस में हमने क्या बनाया है, आप इसको रहने देते हैं। अगर मैंने दूसरा एक सर्किट लिया है जिसमें मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी है, अब आप देखिए मैंने इसकी वैल्यू ले ली है 3 ओम, अब मैंने इसकी वैल्यू ले ली है 3 ओम। नाउ यू कैन सी, अब यहाँ पे अगर R जो है वो 3 ओम है लेकिन V1 जो है अभी भी मेरा 2 वोल्ट है, तो यू कैन सी दैट I1 कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 3 एम्पियर हो जाएगा, 2 अपॉन 3 एम्पियर हो जाएगा। एंड I2 कितना हो जाएगा? अगर V2 जो है वो कितना है? 3 वोल्ट, V2 कितना लिया है हमने? 3 वोल्ट लिया है, और जब हम V2 3 वोल्ट लेते हैं तब हम कह सकते हैं कि I2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। हियर अगेन यू कैन सी, जब R फिक्स था तब भी जो करंट था वो डिपेंड किस पे कर रहा था? वोल्टेज पे, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पर हमने एक दूसरा सर्किट बनाया जिसका जो रेजिस्टेंस था वो हमने ज़्यादा लिया, और इसको भी जब हमने सेम वही वोल्ट वाली, देखिए ये सेम वही वोल्ट की बैटरी हमने यूज़ की, लेकिन तब भी हमने क्या देखा कि जब वोल्टेज कम थे यानी कि उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम था तब हमको जो हमें वैल्यू मिली करंट की वो कम थी। जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ा तो करंट की वैल्यू भी बढ़ गई। सो इन दिस वे वी कैन जस्ट फाइंड आउट कि हम किस तरह से करंट को रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मैंने क्या किया, यहाँ मैंने वोल्टेज बदल दिया, लेकिन क्या हमारे घरों में ऐसा पॉसिबल है? और क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की? आखिर हमें रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट ही क्यों रहती है? मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था किसी वीडियो में कि जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारे लिए बहुत फ्रेंडली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत बड़ा दुश्मन भी है। दुश्मन बड़ा है क्योंकि ये रुकावट डालता है, लेकिन फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि रेगुलेट करता है। अभी हमने देखा कि अगर आप खाली रोड पर गाड़ी चला रहे हो तो आपकी स्पीड बहुत हाई होगी, लेकिन अगर आप ट्रैफिक वाली रोड पे गाड़ी चलाओगे तो अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखोगे। यू कैन जस्ट होल्ड द कंट्रोल, यू विल होल्ड दैट ब्रेक, आप अपने ब्रेक पे ध्यान रखोगे, उस पर कंट्रोल करोगे, स्पीड को कंट्रोल करोगे। ठीक उसी तरह से करंट को कंट्रोल करने के लिए भी हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमारी हेल्प करता है किस तरह से हमें करंट को रेगुलेट करना है। तो ये जो वेरिएबल जो करंट रेजिस्टेंस होता है इसे कहते हैं रियोस्टेट। हमने एक बार शायद इसका सिंबल भी देखा था, इस तरह से एक सिंबल बनाया हुआ होता है, या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। ये जो दोनों सिंबल हैं ये होते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस के। इसमें क्या किया जाता है कि रेजिस्टेंस को बार बार बदल के करंट को कंट्रोल किया जाता है, जैसा कि अभी हमने फॉर्मूले में देखा। अब हमारे पास क्या है कि हमारा
जो वोल्ट यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एकदम सेट है। लेकिन अलग अलग अप्लायंसेस में ये कैसे वर्क करेगा? सपोज हमारे घरों में 3 तरह की अप्लायंसेस हैं। हमारी पहली अप्लायंसेस है 1, सेकंड है ये 2 और ये थर्ड अप्लायंस है 3। हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस को जो इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो एकदम डिफरेंट होती है। सबको उतना ही करंट नहीं चाहिए होता है। जैसे कि अगर हम बात करें गीजर की, गीजर को ज़्यादा करंट चाहिए, लेकिन क्या एक छोटे बल्ब को जलने के लिए भी उतना ही करंट चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। और हमारे घरों में जो पावर सप्लाई होती है, जो हमारे पावर स्टेशंस होते हैं हमारे जो सिटी के अंदर, और उससे जो हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 220 वोल्ट, और ये फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि जब ये हमारे घर में आएगा और मुझे इसके लिए चाहिए कम, क्योंकि हर एक की अपनी पावर होती है। आपने कई बार आज आप कभी भी जब इलेक्ट्रिक अप्लायंस देखें तो एक बार उसकी डिटेल को पढ़ने की कोशिश करना, वहां पर आपको दिखेगा कि वो कितनी पावर कंज्यूम करता है। ये सब उसके आगे भी हम पढ़ेंगे, हमारे इस चैप्टर में पावर के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ हम सिर्फ इतना समझते हैं कि हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस को रन होने के लिए अलग अलग करंट की जरूरत होती है। तो वोल्टेज तो बदल नहीं सकती मैं, जबकि मेरा रूल कहता है कि वोल्टेज बदलो तो करंट बदलेगा। अगर आपको कम करंट चाहिए तो वोल्टेज को कम कर दो, यही तो ओम्स लॉ कहता है। लेकिन मैं इस वोल्टेज को कम नहीं कर सकती, तो मैं क्या चेंज कर सकती हूँ? हमेशा याद रखिए कि जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं एक्चुअली ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। एक्चुअली में किस तरह वर्क करते हैं? एक रेजिस्टेंट की तरह वर्क करते हैं। अगर आपको बल्ब का एक सिंपल स्ट्रक्चर अगर हमें देखना हो तो हमें पता है कि बल्ब कुछ इस तरह से बना होता है। आपको पता है ना, बल्ब कुछ इसी तरह से बना होता है। तो इसमें ये जो इसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट एक्चुअली क्या वर्क कर रहा है? रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। और हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में वायर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं। तो दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी अप्लायंस ऑफ आवर होम, इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ आवर होम इज वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस। तो अब हम इसको कैसे बदल सकते हैं? अब मैं बात कर रही हूँ कि मैं वोल्टेज को तो नहीं बदल सकती, लेकिन मुझे करंट बदलना है, तो डेफिनेटली मैं किसे चेंज करूंगी? आर को। एंड फ्रॉम हियर यू कैन से, इस रूल से मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर आर बढ़ेगा, अगर आर बढ़ेगा तो डेफिनेटली आई जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इन 3 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की। एंड व्हाट इज द कंडीशन कि ये तीनों ही अप्लायंसेस जो है वो अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं। हालांकि हमारे घरों में पहुंचने वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है, वो 220 है। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जितने भी अप्लायंसेस हमारे घर में होते हैं वो सभी किस तरह से वर्क करते हैं? वो वर्क करते हैं एज ए रेजिस्टेंस। सो लेट अस सी, अगर हम ये देखें कि यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2 और इसका रेजिस्टेंस है R3। ओके, अब अगर हम अलग अलग अप्लायंसेस के थ्रू, क्योंकि हमें मालूम है दैट V इज फिक्स, हमारे लिए V जो है वो 200 वोल्ट पे फिक्स है, 220 वोल्ट पे, क्योंकि ये हमें पावर सप्लाई मिल रही है। तो नाउ व्हाट इज द कंडीशन कि क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है और यहाँ पर R1, R2 और R3 हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम देखेंगे V इज इक्वल टू I1 R1 इज इक्वल टू होना चाहिए I2 R2 और इज इक्वल टू होना चाहिए I3 R3, क्योंकि तभी हमारा जो वोल्ट है या हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हर बार इक्वल रहेगा, क्योंकि हम यही कंडीशन रखते हैं दैट V इज इक्वल टू आई आर। जब V फिक्स है, वोल्टेज फिक्स है, तब अगर मुझे करंट बदलना है तो मुझे R रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बदलनी पड़ेगी। या मैं कह सकती हूँ अगर मेरे रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलेगी, वोल्टेज फिक्स होगा, तो उसमें जो फ्लो करेगा वो करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी बदल जाएगा। आई होप यहाँ तक की सारी स्टोरी, यहाँ तक का जो सारा हमने समझा वो आपको समझ में आया होगा। आज हमने कौन से टॉपिक देखे? सबसे पहले हमने एम्पियर की डेफिनेशन देखी, जिसे आप बहुत ही इजीली इस फॉर्मूले के थ्रू बना सकते हैं। फिर हमने देखा कि ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ओम्स लॉ कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन के बारे में एकदम साइलेंट है। फिर हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो होती है वो नेसेसरी एविल है, हमारे किसी भी कंडक्टर की नेसेसरी एविल है रेजिस्टेंस। एक ऐसा आइडियल रेजिस्टेंस, एक ऐसा वायर या एक ऐसा कंडक्टर, हम मेटल की बात करते हैं, जिसका एक रिस्पेक्टेबल माने कि एक थोड़ा माइनर सा रेजिस्टेंस होता है लेकिन वो करंट को फ्लो होने देता है, उसी को हम कंडक्टर कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा मटेरियल हो जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो
और वो करंट फ्लो नहीं होने देगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जिसमें करंट फ्लो हो सकता है उसे हम कहते हैं कंडक्टर। तो इस तरह से रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस हालांकि एक दिए गए कंडीशंस के लिए, फिजिकल कंडीशन के लिए और एक वायर के लिए ये फिक्स होता है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है जो हमने प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाकर उसे हमने लगाया है। लेकिन उसके बाद भी ये एक वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल होता है अलग अलग वायर्स के लिए, ये वेरिएबल होता है अलग अलग कंडक्टर्स के लिए, और अलग अलग फिजिकल कंडीशंस में भी इसमें चेंजेस आ सकते हैं। हमारे घरों में क्योंकि एक फिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेट 220 वोल्ट्स, तो उसके लिए हमें क्योंकि अलग अलग अप्लायंसेस को अलग अलग इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड, करंट ऑफ मैग्नीट्यूड चाहिए, सॉरी अलग अलग मैग्नीट्यूड चाहिए इलेक्ट्रिक करंट का, तो इसके लिए हम अलग अलग रेजिस्टेंस को यूज करके फिक्स वोल्टेज पर अलग अलग मैग्नीट्यूड जो करंट का होता है वो अचीव कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे अप्लायंसेस रन करते हैं। आई होप कि बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो कि हम कह रहे हैं कि कहीं पे वेरिएबल है तो कहीं ये कांस्टेंट है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कब ये घट जाता है, कब ये बढ़ जाता है, ये सब चीजें अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन कीप ऑन लर्निंग, हैव अ नाइस डे।